हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के भी कहानी की शुरुआत करते हैं। मालती दीदी की चिट्ठी मिलती मैं एक ही सांस से पूरी चिट्ठी पढ़ गई। चिट्ठी पढ़कर दो बूंद आंसू मेरे गालों पर लुढ़क गए। मालती दीदी के हिस्से में भी कभी सुख नहीं रहा। कुछ दुख उन्हें उनके हिस्से के मिले, कुछ कर्मों से और कुछ स्वभाव से। इन तीनों में से कुछ भी यदि उनका ठीक होता तो शायद उन्हें इतने दुख नहीं भुगतने पड़ते। दीदी के बारे में सोचती मैं अतीत में खोसी गई। हम दोनों बहनें माता पिता की लाडली थी। पिता ने हमें ही बेटा मान हमारे लालन पालन व शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं रखी। दीदी सुंदरता पे माँ पर व स्वभाव से पापा पर गई थी। वह दबंग व उग्र स्वभाव की थी। वह दूसरे के अनुसार ढलने के बजाय दूसरों को अपने अनुसार ढालने में विश्वास रखती थी। परिस्थितियों के अनुसार ढलने के बजाय परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाल लेती थी। यह उनका स्वभाव भी था और इसकी उनमें क्षमता भी थी। इसके विपरीत मेरा स्वभाव माँ पर व शकल सूरत पापा पर गई थी। मैं देखने में ठीक ठाक थी। शालीन व लुभावना सा व्यक्तित्व था। हर एक के साथ समझौता करने वाला लगभग शांत स्वभाव था। जब तक बहुत परेशानी न हो तब तक मैं खुशी रहती थी। हर तरह की परिस्थिति के साथ समझौता करना जानती थी। मेरे स्वभाव में दबंगता तो थी नहीं, पर मैं दब्बू स्वभाव की भी नहीं थी। दीदी का दबंग स्वभाव सबको अपनी मुट्ठी में रखना चाहता। जो करे उनकी मन की करे, जो उनको ठीक लगे वह करे। विवाह के बाद भी पति व बच्चों पर उनका ही शासन रहा। यहाँ तक कि सास ससुर ने भी उनकी ही सुनी। किसी की क्या मजाल कि कोई उनकी इच्छा के विपरीत घर में कुछ कर दे। दीदी इतना मत दबाया करो सबको, बच्चों पर इतनी अधिक बंदिश रखना ठीक नहीं है। मैं अक्सर दीदी को समझाने का प्रयास करती। तू अपनी समझ अपने पास रख, जैसे तूने खुला छोड़ा हुआ बच्चों को। मेरे दोनों बच्चे मजाल है मेरे सामने जोर से हंस भी दे। कितने आज्ञाकारी बच्चे हैं, मेरे नियंत्रण का फल है। वरना इनके पापा तो इनको बिगाड़ कर रख देते। दीदी बड़े गर्व से कहती। दीदी आपके बच्चे आज्ञाकारी नहीं बल्कि डरते हैं आपसे। आज्ञा प्यार से माने बच्चे तब तो ठीक, लेकिन यदि वे डर कर माने तो जिस दिन वे आत्मनिर्भर हो जाएंगे आपकी सुनेंगे भी नहीं। मैं दलील देती तो दीदी मुझे जोर से झिड़क देती। दीदी के इस दबंग रूप को अगर सकारात्मक पहलू से देखा जाए तो पूरी गृहस्थी का भार उनके कंधों पर था। जीजा जी अक्सर बीमार रहते थे। उन्हें दिल की बीमारी थी, किसी तरह वह नौकरी कर लेते थे बस। बाकी समस्या दीदी की जिम्मे थी। दीदी हिम्मत वाली थी, हर मुश्किल का सामना वह किसी तरह कर लेती थी। इसलिए जीजा जी बीमार होने के बावजूद थोड़ा जी गए। लेकिन बीमार दिल के साथ आखिर वह कितने दिन जी पाते। एक दिन परिवार को आधा अधूरा छोड़ वह इस दुनिया से कूच कर गए। दीदी की हिम्मत ने परिवार की पतवार फिर से चलानी शुरू कर दी। उन्होंने बेटी की पढ़ाई छुड़वाकर उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। दीदी अनु पढ़ने में तेज है, उसकी इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हो, उसे पढ़ने दो। मैं बोली तू अपनी गृहस्थी के बारे में सोच सुहाना। मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने मुझे दो टूक जवाब दे दिया। दीदी न किसी की सुनती थी न किसी की मानती थी। अनु भी बहुत रोई गिड़गिड़ाई, बेटी ने भी बहुत कहा, पर दीदी ने बीकॉम खत्म करते उसका विवाह कर दिया। अपनी सफलता पर दीदी बहुत खुश थी कि उन्होंने अकेले होते हुए भी बेटी का विवाह कर दिया और बेटी ने चूँ भी नहीं की। अनु को खुश देखकर मैं भी अपने दिल को समझा लिया। हालांकि उसके सपनों के कोपले को झुलसते हुए मैंने साफ महसूस किया था। दीदी कभी कभी बच्चों के साथ हमारे घर रहने आ जाती थी। उनका बेटा अजय इतना आज्ञाकारी था कि उन दिनों मुझे अपना राज्य कुछ ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ और उदंड दिखाई देता। उन दोनों माँ बेटे में मैंने कभी बहस होते ही नहीं देखी। माँ बेटे के बीच झगड़ा तो दूर की बात थी, जबकि मेरे और मेरे बेटे के बीच बिना कारण हमेशा ठनी ही रहती। मेरे बेटे को मुझ में कमी ही कमी दिखाई देती। दीदी अक्सर मुझे टोकती, तू राजू पर थोड़ी सख्ती रखा कर सुहाना। अभी से ऐसा लड़ता है तुझसे तो बड़ा होकर क्या करेगा। तेरी जगह पर मैं होती तो थप्पड़ लगा देती। इतने बड़े बच्चे थप्पड़ से कहाँ काबू होते हैं दीदी। किशोरावस्था से गुजर रहे हैं बच्चे इस समय, थोड़ी बहुत समस्याएं तो होती ही हैं। उनके साथ इस दौर में मैं दीदी से बात करते हुए बीच का रास्ता अपनाती। नहीं, जैसे हम तो इस दौर से कभी गुजरे ही नहीं थे। दीदी तुनक्कर कहती। मैं कैसे कहती कि मैंने तो माँ के साथ झगड़ा नहीं भी किया होगा, पर तुम तो हमेशा झगड़ती थी। दीदी के बेटे अजय ने इंजीनियरिंग के बाद एमबीए किया और प्रतिष्ठित कंपनी में उसे जॉब मिल गई। दीदी बहुत खुश थी, उनको देखकर हम सभी खुश थे। अजय को देखकर दिल खुश हो जाता। अजय खूबसूरत, स्मार्ट, आज्ञाकारी, नम्र स्वभाव का प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत युवक था।
उसे देखकर कोई भी रिस्क कर सकता था। एक से एक लड़कियों के रिश्ते उसके लिए आते। दीदी खुद ही सब जगह बात करती। दीदी से कई बार कहा भी मैंने, दीदी हर किसी पर अंधा भरोसा मत किया करो। जिसने भी रिश्ता बताया आप सोचती हो अजय पसंद कर ले, बस हाँ बोल दे तो और क्या देखना है, सब कुछ सुबह या डाटा में लिखा रहता है। शक्ल अजय देख ही लेता है, मैं अधिक प्रपंच में नहीं पड़ती। आखिर दीदी ने अजय का रिश्ता तय कर ही दिया। अजय की विवाह की तैयारियां होने लगी। विवाह हुआ, सुंदर सलोनी से बहू घर आई तो सभी खुश थे कि आखिर दीदी ने अपने बच्चों की लाइफ सेटल कर ही दी। मेरा राजीव अजय से 1.5 साल ही छोटा है। उसकी नौकरी पर लगते ही मैंने भी शादी के लिए उसके दिमाग के पैच कसने शुरू कर दिए। अभी कैसे शादी कर सकता हूँ मम्मी, पैसे भी तो चाहिए, इतने कम में कैसे गुजारा होगा। उसका जवाब सुनकर मैं हतप्रभ रह गई। आखिर प्रतिष्ठित कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत मेरे बेटे के पास गृहस्थी बसाने के लिए पैसे कब होंगे। नौकरी पर लग जाने के बाद भी मेरे बेटे व मुझ में किसी न किसी बात पर ठन ही जाती। जब घर आता तब आने के कुछ दिन तक और जाने के कुछ दिन पहले तक हमारे बीच में कुछ ठीक रहता। बाकी दिन किसी न किसी कारण से हम माँ बेटे के बीच अनबन चलती रहती। शादी के लिए हाँ बोलने में भी उसने मुझे बहुत परेशान किया। उसके पापा ने एक दिन उसे खूब जोर की डांट लगा दी। राजू, यदि तुम अभी शादी के लिए हाँ नहीं बोलोगे तो तुम्हारी शादी करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तब तुम खुद ही कर लेना, बच्चों की शादी करना माता पिता की जिम्मेदारी है और हम तुम्हारी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से फारिग होना चाहते हैं। तब जाकर उसने अपनी मौन स्वीकृति दी और रहस्य उद्घाटन किया कि उसे एक लड़की पसंद है और वह उसी से शादी करेगा। उसके रहस्य उद्घाटन से बची खुशी आशा भी टूट गई। ऐसे लगा जैसे बेटे ने हमसे माँ बाप होने का हक भी छीन लिया। मैंने कुछ समय तक बेटे से बात भी नहीं की। किसी तरह मौन रहकर मैं अपने दुख पीती रही और खुद को आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार करती रही। दीदी की बहू को देखती तो दिल में एक हुक सी उठती। काश राजू ने भी लड़की ढूंढने का काम मुझ पर छोड़ा होता, छाटकर खानदानी बहू ढूंढती। आखिर रिश्तेदारी भी कोई चीज होती है, संबंधी भी तो अच्छे होने चाहिए। माता पिता अच्छे होते हैं तभी तो लड़की में अच्छे संस्कार आते हैं। लेकिन जब राजू से कहा तो तुरंत जवाब मिल गया, ये पुराने जमाने की घिसी पिटी बातें मत करो मुझसे। जिस लड़की से हम थोड़ी देर के लिए मिलते हैं उसके बारे में हम क्या जानते हैं, और जिसको मैंने पसंद किया है उसे मैं पिछले 4 साल से जानता हूँ। निकिता अच्छी लड़की है माँ, और वैसे भी परिवार और बेबी में संतुलन रखने का काम तो लड़के का है और वह मुझे अच्छी तरह से आता है। दिल किया कि कहूँ तो माँ और अपने बीच ही संतुलन नहीं रख पाया, कितनी लड़ाई करता है। अब बीवी और परिवार के बीच तो क्या संतुलन रखेगा। फिर भी उस तुनक मिजाज लड़के से ऐसी गंभीर बात सुनकर कुछ अच्छा सा लगा। उधर बहू के आने के बाद दीदी व्यस्त हो गई। उनके उत्साह की कोई सीमा नहीं थी, हम सभी खुश थे। जीजा जी के जाने के बाद उदासी व गम में डूबी दीदी को जिंदगी जीने का खूबसूरत बहाना मिल गया था। लेकिन कुछ समय बाद ही उनका उत्साह कुछ कम होने लगा। फोन पर भी उनकी बातें गमगीन होने लगी। उत्साह की जगह चुप्पी व उच्छ्वासों ने ले ली। मैं बहू के बारे में कोई बात करती तो अक्सर टाल जाती। जिस बेटे की तारीफ करते दीदी की जबान नहीं थकती थी, उसके बारे में बात करने पर दीदी अक्सर टाल जाती। मुझे कारण समझ में नहीं आ रहा था। बेटा तो दीदी का हमेशा से ही आज्ञाकारी था, बहू भी ठीक ही लगती थी। मिलना ही कितना होता था उससे, फिर भी जितना देखा चुलबुली सी लगी थी। पता नहीं दीदी को क्या दुख खाए जा रहा है। जीजा जी के जाने का दुख तो खैर अपनी जगह पर ही है, पर 2 साल हो गया उनको गए हुए। दीदी कभी इतनी गमगीन नहीं दिखी। इनसे कहा तो बोले तुम दीदी को उनके हाल पर छोड़ दो, उनका अब एक परिवार है, तुम बेकार बात में अपनी टांग मत अड़ाओ। दीदी को हमेशा अपनी मर्जी की आदत रही है, अब बहू आ गई है, बेटे बहू की अपनी जिंदगी है। हो सकता है अब उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा हो सकता है यही कारण हो, मैंने अपने मन को समझा लिया। हो सकता बहू के आने से थोड़ा बहुत अनदेखा महसूस कर रही हो। मेरे बेटे ने तो लड़की पसंद कर ही ली थी, ना कि गुंजाइशी कहाँ थी। मैं भी अपना मन पक्का कर शादी की तैयारियों में जुट गई। शादी की तैयारी करते करते उदासी का स्थान आखिर उत्साह ने ले ही लिया। मैं भी भूल गई कि बेटा अपनी मर्जी से ब्याह कर रहा है। शादी में दीदी भी परिवार सहित आई। दीदी की बहू में अब नई बहू सा छुई मुईपन नहीं था। आखिर वह भी अब 1 साल के बेटे की माँ बन चुकी थी। अजय भी पहले की तरह माँ की हाँ में हाँ नहीं मिलाता दिखा, बल्कि माँ से बात बात पर टोका टोकी करता व तिरस्कार करता सा दिखा। मुझे आश्चर्य व दुख हुआ जब बेटा ही माँ से इस भाषा में बात करता है, माँ की कमियां गिनाता रहता है, तो बहू से क्या उम्मीद कर सकते हैं। मुझे अपनी भी चिंता हो आई। मेरा बेटा तो हमेशा लड़ाई में ही बातें करता है।
अब बहू के सामने भी ऐसे ही बोलेगा तो दूसरी जाति की वह अनजानी लड़की, जिसका मैंने इस घर में आने का विरोध भी किया था, मेरी क्या इज्जत करेगी? सास ससुर को क्या मानेगी? खैर, विवाह संपन्न हुआ और मेरे बेटे बहू हनीमून पर चले गए। दीदी 1-2 दिन रुकना भी चाह रही थी, पर अजय बिल्कुल नहीं माना। शायद उसको अपने 1 साल के बच्चे की देखभाल की चिंता थी। मैंने भी बहुत कहा, पर अजय का रवैया तो हमारे प्रति भी पराया सा हो गया था। दीदी, राजीव और निकिता हनीमून से लौट आए तब मैं आऊंगी इस बार आपके पास। अच्छा, दीदी खास उत्साहित नहीं दिखी। मेरे कुछ दिन शादी के बाद के कार्य निपटाने में बीत गए। लगभग 10 दिन बाद राजीव और निकिता वापस आ गए। घर आकर भी वे अत्यधिक व्यस्त थे। आए दिन कोई ना कोई उनको डिनर और लंच पर बुला लेता। उसके बाद थोड़े दिन के लिए निकिता मायके चली गई और राजीव को भी मैंने ठेल ठाल कर उसके साथ ही भेज दिया। यही सही समय था। मैंने इनको मुश्किल से मनाया और 2-4 दिन के लिए दीदी के पास चली गई। अजय, उसकी पत्नी, ने मुझे खास तवज्जो नहीं दी। लगता था जैसे पहले वाला अजय कहीं खो गया है। दीदी अलबत्ता खुश हो गई। इस बार मैंने दीदी को पकड़ ही लिया। दीदी, मुझे सच बताओ, क्या गम खाए जा रहा है आपको? आधी भी नहीं रह गई हो। चेहरा तो देखो अपना। मैं बोली, कुछ नहीं। दीदी की आंखें भर आई। कुछ तो है दीदी, मुझे भी नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? दीदी चुप आंसू पोंछती रही। मैं उनका हाथ सहलाने लगी। बोलो ना दीदी। पता नहीं सुहाना, अजय को क्या हो गया है? बात बात पर मुझे टोकता है, मुझ पर चिल्लाता है। जो तो बात ही नहीं करता और जब बात करता है तो कड़वा ही बोलता है। बहू तो तीखी है ही, पलट कर जवाब देना उसका स्वभाव ही है। पर अजय भी हमेशा उसका साथ देता है। उसे मुझ में कमियां दिखाई देती है। कैसे दिन बिताऊं इन दोनों के साथ? मेरे सामने जोर से भी न हंसने वाला मेरा बेटा, जिसने कभी मुझसे अलग जाने की हिम्मत ही नहीं की थी, आज मुझ पर अपनी बीवी के सामने इतनी जोर से चिल्लाता है कि सहन नहीं होता। दीदी फफक कर रोने लगी। पर ऐसा क्यों करता है अजय? पता नहीं, पुरानी पुरानी बातें याद कर कर के मुझ पर दहाड़ता रहता है। पढ़ने वाले बच्चों पर तो बंधन सभी लगाते हैं सुहाना। मैंने क्या गलत किया? अजय का आचरण समझ में नहीं आ रहा था। बहू आखिर कितनी भी खराब क्यों ना हो, तब भी क्या अजय का उसे समझाना जरूरी नहीं? और कम से कम अगर उसकी बीवी पर नहीं चलती तो वह अपना व्यवहार तो ठीक रख सकता था माँ के साथ। दीदी जो कुछ बातें बता रही थी, लग रहा था जैसे मेरा किशोरावस्था का राजू मेरे सामने आ खड़ा है। तब दीदी कहती थी, मैं तेरी जगह होती तो थप्पड़ लगा देती। क्या बच्चे को थप्पड़ लगा सकती हैं दीदी? क्या बहू को चुप करवा सकती हैं? दीदी की समस्या अपनों से थी, जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अजय मेरी सुनने वाला भी नहीं था। फिर भी मैंने एक बार अजय से बात करने की सोची। मैं 2-4 दिन वहाँ रही। मेरे सामने सब कुछ ठीक ही रहा, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी मैंने बहुत कुछ महसूस कर लिया। कच्चे पड़ते रिश्तों के धागों की तिड़कन, रिश्ते में आता ठंडापन, बहुत कुछ। एक दिन मैंने अजय को मौका देकर पास बुलाया। कुछ कहना चाहती हूँ अजय तुमसे। कहिए मौसी, अजय ने बिना किसी लाग लपेट के नितांत लापरवाही से कहा। कुछ निजी सवाल करूंगी, बुरा तो नहीं मानोगे? मैं अंदर से थोड़ा घबरा भी रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि होम करते हाथ जल जाए। क्या? अजय की प्रश्न भरी नजरें मेरे चेहरे पर टिक गई। मेरी समझ में नहीं आया कहाँ से बात शुरू करूँ। क्या कुछ ठीक नहीं चल रहा घर में? मेरे मुंह से फिसल गया। क्या ठीक नहीं चल रहा है? अजय की त्योरियां चढ़ गई थी। अपनी माँ को नहीं जानते अजय? दीदी अपने जीवन की कमियों के बारे में बात भी करती हैं कभी? वह तो हमेशा ही अपने आप को संपूर्ण दिखाना चाहती हैं। हाँ, चाहे उसके लिए घर वालों को कितनी भी घुटन क्यों ना हो। कैसी बातें करते हो अजय? तुम अपनी माँ के बारे में बातें कर रहे हो। जानता हूँ मौसी, जीवन भर माँ सब पर हुक्म चलाती रही। अब माँ चाहती है कि बेटे बहू की गृहस्थी भी उनके अनुसार ही चले। बहू को भी वह वैसे ही अंकुश में रखे जैसे हम सबको रखती थी। उनके किसी के साथ बन ही नहीं सकती। अजय गुस्से में बोला। अजय, क्या मैं दीदी को नहीं जानती? कितना संघर्ष किया उन्होंने जीवन में, सभी नाते रिश्ते भी निभाए। तुम्हारे पापा को भी देखा, तुम्हें उनके संघर्ष को समझना चाहिए। यह नहीं कि बेबी ने कुछ बोला और तुमने आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। मैं हिम्मत करके कह गई, मैं इस बारे में अधिक बहस नहीं करना चाहता मौसी, और मैं आंख मूंद कर क्यों विश्वास करूंगा? क्या मैं माँ के स्वभाव को नहीं जानता? कहकर अजय उठ गया। अजय चला गया, लेकिन मेरे दिल में एक सूनापन छोड़ गया। अजय का व्यवहार देखकर मैंने राजीव और निकिता की तरफ से अपना मन और भी मजबूत कर लिया। कैसा बदल जाता है बेटा शादी के बाद। और मेरा बेटा तो पहले से बदला बदलाया है। बस अंतर इतना है कि दीदी के साथ जीजा जी का साथ नहीं है। दीदी कुछ दिन मेरे पास रहने आ जाओ। मैंने आते समय दीदी को गले लगाकर सांत्वना दी।
उनके घाव पर तो मरहम भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि घाव अपनों ने दिए थे, परायों का मरहम क्या काम करता। घर पहुंची तो 2 दिन घर ठीक ठाक करने में लग गए। अगले दिन राजीव व निकिता वापस लौट आए। मैं अनायास से राजीव के व्यवहार में अजय को ढूंढने लग गई, लेकिन अभी तो राजीव ही बदला हुआ नजर आ रहा था। पता नहीं कितने दिन का है यह बदलाव। मुझसे हर बात पर लड़ने और विद्रोह करने वाला राजीव बीवी के सामने अचानक इतना आज्ञाकारी कैसे हो गया। राजीव मुझसे और अपने पापा से प्यार व इज्जत से बातें करता। निकिता नई लड़की थी, जैसा राजीव को देखती वैसा ही करती। मैं शाम की चाय बना रही थी। राजीव और निकिता लॉन में बैठे थे, तब तक उसके पापा लॉन में चले गए। एक कुर्सी खाली पड़ी थी, फिर भी राजीव ने उठकर पापा की तरफ अपनी कुर्सी बढ़ा दी। मैं अंदर से देख रही थी। चाय के ट्रे लेकर मैं बाहर आ गई। राजीव की ही तरह निकिता ने भी उठकर मेरी तरफ अपनी कुर्सी बढ़ा दी। राजीव ने उठकर मेरे हाथ से चाय की ट्रे ले ली। कहीं अंदर तक मन भीग गया। बात बड़ी छोटी सी थी, पर अपने राजीव से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। नौकरी के बाद उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आया तो था, लेकिन विवाह के बाद दीदी कहती हैं अजय अब वह अजय नहीं रहा, और इधर राजीव भी वह राजीव नहीं रहा है। बदलाव तो दोनों में आया, पर एक दूसरे के विपरीत। ऐसा क्यों? तभी राजीव मुझे कंधों से पकड़कर बिठाता हुआ बोला, बहुत कर लिया मम्मी आपने काम, अब अपनी जिम्मेदारी निकिता को दो और आप तो बस इसकी मदद करो और बैठकर राज करो। पापा के साथ ज़्यादा वक्त बिताओ, घूमने जाओ। एक समय होता है जब माता पिता बच्चों के लिए करते हैं, फिर एक समय आता है जब बच्चे माता पिता के लिए करते हैं। आप दोनों ने बहुत किया, अब हमारा समय है। मैं अपलक राजीव का चेहरा देखती रह गई। राजू ने मुझे कुर्सी पर बिठा दिया। निकिता ने अपने पापा को और मुझे चाय का कप पकड़ा दिया। सभी बातें करते हुए चाय पी रहे थे, और मैं अपने आप में गुम सोच रही थी कि किशोरावस्था में आवश्यकता से अधिक नियंत्रण ने शायद अजय की आक्रामकता को, गुस्से को, माता पिता के अनुशासन के प्रति उस उम्र के स्वाभाविक विद्रोह को बाहर नहीं निकलने दिया। यहाँ तक कि जीजाजी भी दीदी से दबते रहे। अजय को दीदी से शिकायत भी हुई तो उसने अपने अंदर दबा ली। चिंगारी अंदर दबी रही, और किशोरावस्था की उन मासूम से शिकायतों को इतना कठोर रूप दे दिया। कितना कहती थी मैं दीदी से तब कि बच्चों पर आवश्यकता से अधिक नियंत्रण ठीक नहीं है, बंधन और अनुशासन में फर्क होता है। पर दीदी किसी की कहाँ सुनती थी। बचपन बुनियाद है और किशोरावस्था दीवारें, जिस पर युवावस्था की छत पड़ती है, और शेष जीवन जिनमें इंसान हंसता या रोता है। यही कारण था शायद अजय के आज के इस व्यवहार का, जबकि राजीव ने उस उम्र की सारी भड़ास उसी उम्र में निकाल दी, जिससे उसके दिलो दिमाग में माता पिता के लिए कोई ग्रंथि नहीं पनपने पाई, बल्कि उसने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा, और शायद कहीं पर अपनी गलतियों को भी। मम्मी क्या सोच रही हैं? राजीव ने मुझे हिलाया तो मेरी तंद्रा टूटी। मैं अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। चलिए हम सब रात का शो देखते हैं और बाहर ही डिनर करेंगे। निकिता को सबका एक साथ जाना पसंद हो न हो, पर राजीव ने यह बात पूरे आत्मविश्वास से कही। मैंने खुशी से उसका गाल थपथपा दिया। अरे हम तो अपने जमाने में खूब गए पिक्चर देखने, अब तुम्हारा समय है। जाओ मैं भी तो देखूं, कितने प्यारे लगते हैं मेरे बच्चे साथ साथ चलते हुए। कहकर मैंने उन दोनों को जबरन उठा दिया। हमारे बच्चे कार में बैठ रहे थे और हम दोनों उनको ममता भरी निगाहों से निहार रहे थे। अपना राजीव कितना बदल गया है ना। मैं इनके पास खींच आई। हाँ, यह मेरा गाल थपक कर बोले, मैं तो तुमसे पहले कहता था कि तुम किशोरावस्था में उसका व्यवहार देखकर भविष्य की बात मत सोचो। हमारा पालन पोषण का तरीका, हमारे दिए संस्कार उसके भविष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। अब देखो राजीव का अपना आत्मविश्वास ही है, जिससे वह अपने तरीके से व्यवहार करता है। वह किसी दबाव में न आकर स्वाभाविक तरीके से रहता है, माता पिता की इज्जत करता है, इसलिए निकिता को कुछ समझाना नहीं पड़ता। राजीव उससे कोई जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन जैसा वह करता है वैसा ही निकिता भी करने की कोशिश करती है। वरना जब तुम्हारा बेटा ही तुम्हें आदर नहीं देगा, तुम्हारे वजूद को महत्व नहीं देगा, तो बहू से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और इसकी बुनियाद बहुत पहले किशोरावस्था में ही पड़ चुकी होती है। यदि उस उम्र में माता पिता के बच्चों के साथ संवादहीनता की स्थिति रहती है, तो वही स्थिति बाद में विकट हो जाती है। यह बोले तो इनकी बात का विश्वास मुझे अंदर ही अंदर हो रहा था। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।